हेलो स्टूडेंट्स, आज पोल्यूशन के अंतिम टॉपिक के अंतर्गत हम बचे हुए जितने भी पोल्यूशन के प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पोल्यूशन या प्रदूषण के मुख्य प्रकार जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर बात कर चुके हैं। आज हम प्रदूषण के अंतर्गत मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा होने वाला प्रदूषण आदि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है। प्राकृतिक स्रोत या मानव जनित स्रोत अथवा दोनों ही स्रोतों से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास या क्षति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता कई कारणों से नष्ट हो रही है। इससे मृदा प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन कारणों में कुछ मुख्य कारण जैसे मिट्टी अपरदन या कटाव, मिट्टी में रहने वाले जीवों की जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी कमी, ताप का अत्यधिक उतार चढ़ाव, ह्यूमस की मात्रा में कमी और विभिन्न प्रदूषकों का अत्यधिक सांद्रण, इनकी वजह से प्रदूषित मृदा होती जा रही है। इसका जो प्रभाव है, मृदा प्रदूषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव, जीव जंतु और वनस्पतियों को प्रभावित करता है। मिट्टी अपरदन का प्रभाव धरातल की विभिन्न आकृतियों पर पड़ता है। मृदा प्रदूषण से मिट्टी के मौलिक गुण नष्ट होते हैं, उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे फसलों और वनस्पतियों का विकास कम होता है। रासायनिक प्रदूषक पदार्थ मिट्टी में मिलकर फसलों को प्रभावित करते हैं और इससे जंतुओं की आहार श्रृंखला प्रभावित होती है। स्थल या मृदा प्रदूषण क्या है, इस पर हम और बात कर लेते हैं। वायु और जल के प्रदूषण के अलावा कृषि में प्रयुक्त औद्योगिक उत्पाद जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि का असंतुलित उपयोग करना या प्रयोग करना, जिससे भूमि की सतह दूषित हो जाती है। इस कारण भूमि पर पैदा होने वाले अनाज, फल, सब्जियां भी प्रदूषित होने लगे। तो मुख्य रूप से जो औद्योगिक उत्पाद हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, हम उनका उपयोग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में करते हैं, लेकिन जब इन्हीं का असंतुलित उपयोग होने लगता है तो ये प्रदूषण फैलाती हैं। भोजन के माध्यम से खतरनाक रसायन, कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंचकर कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इस वजह से हमें इन कीटनाशक पदार्थों को अनावश्यक उपयोग करने से बचना चाहिए। कीटनाशकों की विषाक्तता की ये स्थिति है कि बच्चा संसार में आंखें बाद में खोलता है। जहरीले कीटनाशकों के अवशेष माँ के पेट से ही उस तक पहले पहुंच जाते हैं। तो कई क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं। विभिन्न पशुओं के दूध में भी चारे द्वारा कीटनाशकों का पूरा असर पहुंच रहा है, जिसे हम पीते हैं और हमें भी उसका नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे कीटनाशक दवाएं हमारी संरचना, मानव संरचना, शरीर को प्रभावित करती है और इसके लक्षण धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं और फिर कई तरह की बीमारियां, हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कीटनाशक, जीवनाशक, विषैली दवाएं आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग को कम, वनों के विनाश पर प्रतिबंध, भूक्षरण रोकने के उपाय, प्रदूषित जल को वृहद भूमि पर विस्तारित होने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। वर्षा से भूमि की संरचना का बिगड़ना, दिन प्रतिदिन उर्वरकों का प्रयोग, चूहे मारने की दवा आदि का प्रयोग, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए दवा का छिड़काव भूमि की उर्वरकता को नष्ट कर देता है। ऐसा प्रदूषण मृदा प्रदूषण कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा से क्रिया करके अम्ल बनाती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा भूमि की उर्वरकता को नष्ट कर देती है।
कई उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपरफास्फेट आदि का निरंतर प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को समाप्त कर देता है। सब्जियां, फल, फूल आदि पर लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक छिड़काव किया जाता है। ये रसायन मिट्टी के साथ मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। भूमि की उत्पादकता खत्म हो जाती है। फसलें, पेड़ पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं। भूमि ऊसरीली हो जाती है। नग्न भूमि मृदा क्षरण, मृदा कटाव को बढ़ावा देती है, जिससे बाढ़ और सूखा जैसी विकराल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नियंत्रण हेतु हम कई उपाय कर सकते हैं। कृषि कार्यों में रासायनिक खादों के स्थान पर गोबर खाद, घास, कूड़े आदि से बने कंपोस्ट खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाए, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। एक खेत में एक ही फल उगाने के स्थान पर अलग अलग फसलों को उगाने से प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलती है। वृक्षारोपण भी एक प्रभावी उपाय है। ये था छात्रों मृदा प्रदूषण। एक और प्रदूषण का प्रकार है जिसे हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से उत्पन्न प्रदूषण रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापक इकाई रोंटजन है। इसे रैम के नाम से जाना जाता है। 20 ml रैम तक का विकिरण जीवधारियों को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इससे अधिक विकिरण जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होता है। रेडियोधर्मी और ताप प्रदूषण, ये इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या है? जीवन को सुखी, संपन्न और सुविधा से युक्त बनाने में मानव प्रकृति पर विजय पाने, दुनिया को जीतने की चाह में नित नए प्रयोग आविष्कार करता रहा है। इस निहित स्वार्थ की दौड़ में संपूर्ण मानव जगत, जैव जगत के हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि संपूर्ण पृथ्वी को अणु, परमाणु, हाइड्रोजन बमों के परीक्षणों, नाभिकीय संस्थानों, रेडियोधर्मी अवशिष्ट पदार्थों आदि होने वाले विकिरण के भयंकर प्रदूषण से ग्रसित होना पड़ रहा है। इसका ताप पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है। रेडियोधर्मी विकिरण ना तो दिखाई देता है, ना ही इसमें किसी प्रकार की गंध होती है, लेकिन शरीर पर इसका घातक प्रभाव कैंसर उत्पन्न करता है। बांझपन, अपंगता आदि इसके भयानक अभिशाप हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से त्वचा जल जाती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। संपूर्ण वातावरण इससे विषैला हो जाता है। हिरोशिमा, नागासाकी के उदाहरण हमारे सामने है ही सही। रेडियोधर्मी प्रदूषण लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विकसित करने वाले नाभिकीय संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या के रिसने वाले रेडियोधर्मी विकिरण की संभावना भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके विकिरण से पर्यावरण प्रदूषित होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस पर नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाना अति आवश्यक है। ये स्रोत कहाँ से क्या है इनके रेडियो एक्टिव प्रदूषण के? प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हैं। मानव जनित स्रोतों से रेडियोधर्मी प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टर से होने वाले रिसाव, नाभिकीय प्रयोग, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन, निस्तारण, परमाणु बम विस्फोट आदि से फैलता है। इसके अलावा मानव जनित स्रोतों में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आइसोटोप जैसे कार्बन 14, कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, ट्राइटियम आदि के प्रयोग से भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है। प्रकृति जनित रेडियोधर्मी प्रदूषण जीवों पर विशेष प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। ये पृथ्वी के गर्भ में दबे रेडियो एक्टिव पदार्थों और सूर्य की किरणों से फैलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश उपयुक्त स्रोत से
जब ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ से संघनन द्वारा ठोस रूप में परिवर्तित होकर धूल के कणों से मिल जाते हैं और वर्षा जल के साथ पुनः धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी से ये पौधों में जाते हैं और पौधों से जंतुओं और मानव तक भी पहुंच जाते हैं। जीवों को बहुत बुरी तरीके से ये प्रभावित करते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं जो जटिल अणुओं को विकृत कर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। इनके कारण चर्म रोग, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे जीन्स गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है और बच्चे गर्भाशय में ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी इनके अंग असाधारण प्रकार के हो जाते हैं। असाध्य रोग, कैंसर, अस्थि टीबी जैसे असाध्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और इनका प्रभाव कई हजारों वर्षों तक बना रहता है। ये प्रदूषण सबसे अधिक घातक हैं क्योंकि इनका प्रभाव जल, वायु, मृदा तीनों पर पड़ता है। इनको रोकने बहुत आवश्यक है और रोकने के लिए जो उपाय हैं उसमें नाभिकीय रिएक्टरों से विकिरण के विसरण को रोका जाए, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को तर्क संगत और सही तरीके से निवृत्त किया जाए, मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाए, परमाणु अस्त्रों का उत्पादन और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो छात्रों, ये था हमारा प्रमुख टॉपिक जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। हमने थोड़ा सा इसको विस्तार में ले लिया ताकि आप अच्छे से सभी प्रकार के प्रदूषक और उनके स्रोत, कारण, निवारण आदि पर अच्छे से चर्चा कर सकें, विचार कर सकें। तो अब इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम जो हमारी अंतिम यूनिट चल रही है प्राकृतिक आपदा और औद्योगिक आपदा, औद्योगिक आपदा और उसके कारण, प्रभाव, परिणाम आदि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।